So students, today we will study the crystallization and the methods for the purification of drinking water या फिर वाटर की प्योरिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, कैसे हम प्योरिफिकेशन करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्रिस्टलाइजेशन मतलब इट इज़ हम इस चैप्टर का लास्ट जो है फिज़िकल मेथड हम बोल सकते हैं जिससे हम मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है, या फिर प्योरिफिकेशन के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं. सो क्रिस्टलाइजेशन क्या है, जैसे क्या होता है ये क्रिस्टल्स जो हैं ये प्योरेस्ट फॉर्म होती हैं हमारे सब्सटेंसेस की. इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस. मतलब अगर हम किसी भी सब्सटेंस को अगर हम उसको क्रिस्टल्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, उसकी क्रिस्टलाइजेशन अगर हम कर देंगे तो वो क्या होगी, दैट विल बी प्योरीफाइड. ठीक है, दैट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस. और जो हमारे क्रिस्टल्स होते हैं उनकी एक डेफिनेट ज्योमेट्री होती है. क्रिस्टल्स हैव अ डेफिनेट ज्योमेट्री. डेफिनेट ज्योमेट्री बोल लो, ज्योमेट्रिकल शेप बोल लो. सो दीज हैव अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, राइट. सो ये जो प्रोसेस है to convert an impure compound into crystals is known as crystallization. किसी भी impure substance को हम crystals के अंदर convert करके क्या कर रहे हैं, purify कर रहे हैं. और इस process को हम क्या बोलते हैं, it is called as crystallization process. ठीक है. So ये जो process है किस principle के ऊपर depend करती है. ठीक है, प्रिंसिपल क्या है, अगर हम किसी भी क्रिस्टल को, कोई भी सब्सटेंस है उसकी हम क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं, उस सब्सटेंस को हम क्रिस्टल के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जो क्रिस्टल क्या होते हैं, जब भी सब्सटेंस क्रिस्टल के अंदर कन्वर्ट होता है तो इम्प्योरिटीज़ को एक्सक्लूड कर देते हैं. इम्प्योरिटीज़ आर एक्सक्लूडेड बाय इट. मतलब एक्सक्लूडेड का मतलब निकाल दी जाती हैं. ठीक है. So during crystallization impurities are excluded. For एग्जाम्पल से समझते हैं. इसीलिए जो है क्रिस्टल्स को प्योरेस्ट फॉर्म माना जाता है, क्योंकि क्या है, क्रिस्टलाइजेशन के ड्यूरिंग जो प्योर सब्सटेंस है ना, उसके एलिमेंट्स जो हैं उस क्रिस्टल के अंदर इन्वॉल्व होंगे, और जो दूसरे टाइप के पार्टिकल्स होंगे दैट इज़ हमारे लिए वो इम्प्योरिटीज़ हैं. ठीक है. सो जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो उस क्रिस्टल के अंदर जो है नहीं इन्वॉल्व होंगे, तो जो इम्प्योरिटीज़ है वो एक्सक्लूड हो जाएंगी, और हमें जो क्रिस्टल्स मिलेंगे वो होंगे दैट इज़ द प्योरेस्ट वन, राइट. सो क्रिस्टलाइजेशन इज़ यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस, राइट. एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. मान लिया हमने कॉपर सल्फेट लिया, CuSO4. इसको अगर हम नाम बोलें तो इट इज़ आवर कॉपर सल्फेट. SO4 बोलते हैं सल्फेट को, और Cu इज़ अ केमिकल सिंबल फॉर द कॉपर. ठीक है. सो मान लिया हमने कॉपर सल्फेट लिया, ये ब्लू कलर का एक पाउडर फॉर्म होता है. ठीक है. अगर पाउडर फॉर्म में लिया है हमने, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 ग्राम ही ले लो, ज़्यादा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक, 5 ग्राम कॉपर सल्फेट लिया, उसको हम क्या करेंगे, वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे. ये जैसे कि हम कंटेनर ले रहे हैं, जैसे बीकर मान लो इसको. ठीक है. सो इसके अंदर हमने क्या लिया है, 5 ग्राम कॉपर सल्फेट. मैं CuSO4 लिख रही हूँ. CuSO4 मीन्स अवर कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट एक ब्लू कलर का पाउडर सब्सटेंस होता है. क्रिस्टल फॉर्म में अगर है तो दैट इज़ गुड, तो उसकी क्रिस्टलाइजेशन भी हम कर सकते हैं, उसको मोर प्योरीफाई कर सकते हैं. मे बी उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हो, तो ये दोनों फॉर्म में मिल सकता है. तुम्हें क्रिस्टल की फॉर्म में मिल जाएगा या फिर पाउडर फॉर्म में. बेसिकली ये पाउडर फॉर्म में ही मिलता है लैब्स के अंदर. ठीक है. सो ये ब्लू कलर का पाउडर फॉर्म में सब्सटेंस होता है. ठीक है. और उसके अंदर तुम्हें जो पार्टिकल्स हैं, कुछ पार्टिकल्स जो है शाइनिंग दिखेंगे, शाइनिंग फॉर्म में दिखाई देंगे. जैसे चीनी के पार्टिकल्स नहीं दिखाई देते हैं चमकीले से, वैसे से पाउडर के अंदर तुम्हें पार्टिकल्स दिखाई देंगे. वो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं. ठीक है. तो हमने 5 ग्राम कॉपर सल्फेट लिया, उसको हमने किसके अंदर डिज़ोल्व किया, वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया. ठीक है. तो हमने क्या किया है, बेसिकली कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया, राइट. अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने सॉल्यूशन बनाया है इसको हम अब फ़िल्टर कर लेते हैं. फ़िल्टर कैसे करेंगे, एक फ़नल लेंगे, ये जो ऐसी होती है ना कीप जिसे बोलते हैं, ये होती है फ़नल.
इस फ़नल के अंदर हम लगा लेंगे एक फ़िल्टर पेपर, ठीक है। यहाँ पे हम फ़िल्टर पेपर लगा लेंगे, यहाँ पे ऐसे फोल्ड करके, और फ़िल्टर पेपर को यहाँ पे फिट कर देंगे, ठीक है। अब हम जब हमने सॉल्यूशन बनाया है वो इसके अंदर डालेंगे। जो हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया है उसको इसके अंदर से फ़िल्टर कर लेंगे और हम इसको इकट्ठा कर लेंगे एक दूसरे बीकर के अंदर, ठीक है। सो जो मोटी मोटी इम्प्योरिटीज़ थी इसके अंदर वो इस फ़िल्टर पेपर के अंदर ही सस्टेंड हो जाएंगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मिलेगा एक फर्दर प्योर कॉपर सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन मिलेगा, राइट। अब क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को हम कर लेंगे हीट। क्या करना है हमें, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाना है, फिर उसको हम कर लेंगे फ़िल्टर बाय यूजिंग फ़िल्टर पेपर, ठीक है। अब फ़िल्टर करने के बाद हमें एक जो इसके अंदर जो हैवी इम्प्योरिटीज़ थी, बड़े साइज़ के इम्प्योर पार्टिकल्स थे, वो तो फ़िल्टर आउट हो जाएंगे। तो ये हमें मिल गया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन को फर्दर हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, बर्नर के ऊपर रख देंगे, इसको हीट करेंगे, ठीक है। हीट करने से क्या होगा, ये हमें और सैचुरेटेड फॉर्म में मिल जाएगा। जो पार्टिकल्स मान लिए कॉपर सल्फेट के डिज़ोल्व नहीं हुए थे, जैसे हमने पढ़ा है ना कि किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी अगर बढ़ानी है तो क्या करेंगे, उसको हीट कर लेते हैं, तो वो सॉल्यूशन क्या हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है। तो वही हम कर रहे हैं कि हम इसको अगर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स अगर डिज़ोल्व नहीं हुए हैं पानी के अंदर, तो वो भी डिज़ोल्व हो जाएंगे बाय हीट करने के ऊपर, ठीक है। अब हमने इसको हीट कर लिया। अब क्या करना है, इस सब्सटेंस को, इस जो सॉल्यूशन हमने हीट किया है, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे किसके अंदर, चाइना डिश के अंदर। अब इस सॉल्यूशन को हम क्या कर लेंगे, हीट करने के बाद इसको हम एक चाइना डिश के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, राइट। अब चाइना डिश क्या होती है, ये जैसे कि हमारे चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, कप होते हैं, वैसी ही चाइना डिश होती है, कटोरी टाइप होती है, ठीक है। तो इस चाइना डिश के अंदर इसको हमने ट्रांसफ़र कर लिया। अब इसको कम से कम 6-7 घंटे तक, कुछ घंटों तक इसको क्या कर देंगे, हम अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, ठीक है। ये क्या है, हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ना, ठीक है। कुछ घंटे तक हम इसको अनडिस्टर्ब छोड़ेंगे, मतलब हिलाना डुलाना नहीं है। अगर हिला डुला दिया तो इम्प्योरिटीज़ जो हैं हमारे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल के अंदर मिक्स हो जाएंगी और वो प्योरीफाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। और जो हमारे क्रिस्टल्स हैं वो भी अच्छे से नहीं बनेंगे। तो इसको कुछ घंटे तक हम छोड़ देंगे विदाउट डिस्टर्बिंग इट। और अप्रॉक्सीमेटली क्या करते हैं, हम 6-7 घंटे स्कूल में तो नहीं इसको हम इसके ऊपर बैठे रह सकते, राइट। तो क्या करते हैं, लैब में हमने सॉल्यूशन बनाया, फ़िल्टर आउट किया, चाइना डिश के अंदर ट्रांसफ़र किया हीट करने के बाद, और फिर हम इसको नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे अगर तुम देखोगे इसके अंदर क्या होगा, जो लिक्विड हैं वो तुम्हें अलग मिलेगा, और जो कॉपर क्रिस्टल्स हैं ना, कॉपर सल्फेट के बहुत ही सुंदर क्रिस्टल्स जो हैं वो तुम्हें बॉटम सरफेस पे डिपॉजिट हुए मिलेंगे, क्योंकि क्रिस्टल्स डेफिनेटली हैवी होते हैं भाई, सॉलिडिफाई हो जाते हैं, ठीक है। तो जो सॉलिड सब्सटेंस है वो तुम्हें बॉटम में मिलेगा। ये जो बॉटम में मिले ना, ये हमारे कॉपर सल्फेट के प्योर क्रिस्टल्स हैं, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा चाइना डिश के अंदर सब्सटेंस मिक्सचर है हमारे क्रिस्टल्स का और एक लिक्विड जो बचा है, इसको हम फर्दर फ़िल्टर आउट कर लेंगे यूजिंग फनल, ठीक है। इसके अंदर फिर से हम क्या करेंगे, फ़िल्टर पेपर लगाएंगे, इसको हम फ़िल्टर आउट कर लेंगे। फ़िल्टर करने के बाद जो लिक्विड बचा है वो हमारे काम का नहीं है। तो इस फ़िल्टर पेपर के ऊपर जो हमारे सॉलिड सब्सटेंस मिला है वो हमारा क्या है, प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स। दीज आर द ब्लू कलर क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या है, किसी भी सब्सटेंस को जो है हम क्रिस्टलाइजेशन उसकी हम कर सकते हैं, उसको प्योरीफाई हम कर सकते हैं। और जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है दैट इज़ बेटर दैन द इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में भी तो हम यही करते हैं कि सब्सटेंस की प्योरीफिकेशन करते हैं। जैसे कि हमने सी वाटर से हमने सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट किया था, सेपरेट किया था। कैसे किया था, उसकी इवेपोरेशन की थी, राइट। सो इवेपोरेशन में क्या होता है, मान लिया हम एक तो उसको हम हीट करते हैं जब तक वो ड्राई ना हो जाए,
ठीक है। जब तक वो ड्राई नहीं हो जाता तब तक उसको हीट करना पड़ेगा। अब ड्राई करने तक कुछ सब्सटेंस जो है वो डिकम्पोज भी हो जाते हैं। सॉल्ट तो मान लें डिकम्पोज नहीं होता, लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो डिकम्पोज हो जाते हैं। अगर हम उसको ज़्यादा हीट कर देंगे तो वो डिकम्पोज हो जाएंगे, मतलब जो हमें सब्सटेंस चाहिए था, जो कंपाउंड हमें चाहिए था, वो हमें नहीं मिल पाएगा। ठीक है। तो एक तो लिमिटेशन यही है कि इवेपोरेशन मेथड में हमें उसको हीट करना पड़ता है अप टू गेट इट ड्राइड, और ड्राई होने तक हीट करने का मतलब क्या है, वो सब्सटेंस डिकम्पोज भी हो सकता है। ठीक है। दूसरा, मान लिया उसके अंदर से जो मॉइस्चर थी वो निकल गई उस सब्सटेंस के अंदर से, लेकिन कुछ जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसके अंदर डेफिनेटली प्रेजेंट रहती हैं, तो वो कम्प्लीटली प्योरीफाई नहीं हो पाता। और क्रिस्टलाइजेशन के अंदर क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो क्रिस्टल से बाहर रह जाती हैं, और जो हमें क्रिस्टल मिलेंगे वो डेफिनेटली प्योर फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है। और जो इम्प्योरिटीज़ हैं, वो जो ये लिक्विड बचा है ना हमारा, वो इसके अंदर रह जाती हैं। तो इस वजह से है हमें जो क्रिस्टलाइजेशन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म में जो है हमें हमारा कंपाउंड मिल जाएगा, हमारा सब्सटेंस मिल जाएगा, जो कि इवेपोरेशन के अंदर पॉसिबल नहीं। राइट। अगर हम इवेपोरेशन की क्रिस्टलाइजेशन की एप्लीकेशन की बात करें, तो जो पोटाश एलम है, फिटकरी है, और डेफिनेटली सॉल्ट, अगर हमें सेपरेट करना सी वाटर से, तो इन सब की प्रिपरेशन में जो है हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। राइट। नाउ द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। वाटर की प्योरिफिकेशन कैसे की जाती है? नाउ द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, अगर बल्क लेवल पे या फिर लार्ज स्केल पे हमने वाटर को प्योरीफाई करना है तो क्या हम करते हैं? जैसे कि हमने किसी भी रिजर्वायर से, रिजर्वायर का मतलब क्या है, कुएं से, तालाब से, ज़मीन से, ट्यूबवेल से, कहीं से भी जो है वाटर निकाला, हमें पानी जो है खींचा है। ठीक है। सो किसी भी रिजर्वायर से हमने वाटर लिया, अब उस पानी को क्या है, एक टैंक में जो है ट्रांसफ़र किया जाता है, डेफिनेटली टैंक में जो है इकट्ठा करते हैं। ठीक है। सो फर्स्टली जिस टैंक में इसको ट्रांसफ़र किया जाता है उसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक, इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसके अंदर जो भी, जैसे कि भाई जैसे नहीं बोलते हैं गदला हुआ पानी, ठीक है, उसके अंदर जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं वो इसके अंदर मिक्स होते हैं। सेडिमेंटेशन क्या है कि वो जो पार्टिकल्स थे मिट्टी के, मड के, वो बैठ जाएंगे इसके बॉटम सरफेस के ऊपर। ठीक है। वो सेटल डाउन हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। तो इसीलिए इस टैंक को बोलते हैं सेडिमेंटेशन टैंक। सो क्या होगा, इसके अंदर जो हमारे मड पार्टिकल्स हैं वो बॉटम सरफेस पे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो इसको कुछ टाइम के लिए, जो वाटर हमने इसके अंदर ट्रांसफ़र किया है, इसको कुछ टाइम के लिए इस टैंक के अंदर स्टोर रखा जाता है, ताकि जो भी इसके अंदर मड है, डर्ट है, वो पार्टिकल्स जो है इसके अंदर, इसके बॉटम पे डिपॉजिट हो जाएं। फिर उसके बाद जैसे ही सेडिमेंटेशन हो जाती है, उसके बाद हम इसको एक दूसरे टैंक में ट्रांसफ़र कर देंगे पानी को। ठीक है। और इस टैंक का नाम हम बोलते हैं, इट इज़ आवर, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं लोडिंग टैंक। इसके अंदर बेसिकली कोगुलेशन होता है। कोगुलेशन मतलब जो पार्टिकल्स मान लिया डिपॉजिट नहीं हो पाए थे, उसके अंदर सेटल नहीं हो पाए थे, कुछ बहुत ही छोटे साइज़ के पार्टिकल्स हैं, वो अब भी इसके अंदर, जो वाटर के अंदर सस्पेंडेड हैं। ठीक है। तो उनको हम क्या करेंगे, उनका कोगुलेशन करेंगे। कोगुलेशन एक तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके करते थे, कोलाइड्स का। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होगा, वो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं और भारी हो जाते हैं और बॉटम सरफेस पे डिपॉजिट हो जाते हैं। लेकिन दूसरा कोगुलेशन हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम फिटकरी, पोटाश एलम नाम सुना है, उसको हम बोलते हैं, फिटकरी जो है उसको हम बोलते हैं एलम या पोटाश एलम बोलते हैं। ठीक है। सो उसको, एलम को इसके अंदर ऐड कर देंगे, और एलम ऐड करने से क्या होगा, जो एलम है इसके अंदर जितने भी डर्ट पार्टिकल, मड पार्टिकल या इम्प्योरिटीज़ हैं, उनको कोगुलेट कर देगा। ठीक है। और वो जो कोगुलेशन के बाद जो हैं वो हमारे डेफिनेटली क्या है, पार्टिकल्स भारी हो जाएंगे और बॉटम सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएंगे। जैसे ही कोगुलेशन ख़त्म हुआ, मतलब जितने भी पार्टिकल्स थे कोगुलेट होने थे, हो जाएंगे, उसको कुछ टाइम के लिए यहाँ पे स्टोर रखेंगे इस टैंक के अंदर। अब इस पानी को हम दूसरे टैंक के अंदर जो है ट्रांसफ़र करेंगे, और इस टैंक को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन टैंक। फिल्ट्रेशन मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसके अंदर क्या होगी, फिल्ट्रेशन होगी।
फिल्ट्रेशन यहाँ पे फ़िल्टर पेपर या फिर आरओ की तरह मेम्ब्रेन लगा के नहीं की जाती। क्या होता है इसके अंदर, क्या होगी, सबसे नीचे होगी जो मोटी रोड़ी नहीं होती, इट इज़ कोर्स ग्रेवल बोलते हैं इंग्लिश में उसको। सबसे बॉटम पे होती हैं वो मोटे वाली रोड़ी, दैट इज़ कोर्स ग्रेवल। उसके बाद जो हैं एक लेयर होती है किसकी, इससे छोटे वाली रोड़ियों की, दैट इज़ क्रेसर जिसे बोलते हैं, दैट इज़ ग्रेवल्स की। और उसके बाद जो है एक लेयर होती है किसकी, हमारी यहाँ पे सैंड की, जो रेत है उसकी। और इस पानी को इसके अंदर जो है ट्रांसफ़र किया जाता है। होता क्या है, इसके थ्रू जो है हम ये जो इतनी 3 लेयर्स बनी है ना, ये जो है फ़िल्टर का काम करेंगे, फ़िल्टर पेपर का फिल्ट्रेशन का काम करेंगे। इन 3 लेयर से अगर हमारा पानी जो है पास होगा तो दैट विल गेट फ़िल्टर आउट, वो फ़िल्टर हो जाएगा। और फिल्ट्रेशन के बाद हम इसको दूसरे टैंक में जो है ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो अब तक क्या हुआ है, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ थी, फ़िल्टर होनी थी, कोगुलेट होनी थी, वो हो चुकी हैं। अब क्या होगा, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसकी जो भी इसके अंदर बैक्टीरियाज़ हैं उनको अब मारने का काम करना पड़ेगा। दैट इज़ वी विल ट्रांसफ़र इट इनटू क्लोरीनेशन टैंक। क्लोरीनेशन टैंक बोल दो या फिर ब्लीचिंग करनी है यहाँ पे इसकी। क्लोरीनेशन टैंक नाम से ही पता चल रहा है क्या है, इसके अंदर क्लोरीन ऐड करनी है, मतलब बैक्टीरियाज़ को ख़त्म करना है। सो इस टैंक के अंदर क्या होता है, बैक्टीरियाज़ की किलिंग होती है। और उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर ब्लीचिंग पाउडर ऐड करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर के अंदर क्लोरीन होता है। सो वो क्लोरीन जो है इस वाटर के अंदर जितने भी बैक्टीरियाज़ होंगे उनको ख़त्म कर देगा। सो डिसइंफेक्टेंट का यहाँ पे काम होगा। सो जितने भी बैक्टीरियाज़ वगैरह हैं इसके अंदर, वो इसके अंदर किल किए जाते हैं इस टैंक के अंदर बाय यूजिंग ब्लीचिंग पाउडर। हम ऐड कर सकते हैं या फिर कोई भी दूसरा अगर डिसइंफेक्टेंट है तो उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यहाँ पे बैक्टीरियाज़ की बेसिकली किलिंग होती है और इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्लोरीनेशन टैंक। ना अब क्लोरीनेशन हो चुकी है तो अब देखो फिल्ट्रेशन हो गई 3-4 स्टेजेस में इसकी, ठीक है। अब क्लोरीनेशन हो गई, अब फाइनली जो है जो हमारी पानी है इसकी घरों में सप्लाई होती है। अब घरों में लगते हैं आरओ, अपना आरओ से फिल्टर करो। बेसिकली जो गवर्नमेंट ने करना था वो कर दिया, दैट इज़ जो भी हमने रिजर्वायर से पानी लिया था, वाटर लिया था, उसकी फ़िल्ट्रेशन की, सेडिमेंटेशन की, उसके बाद उसकी कोगुलेशन की, जितने भी पार्टिकल्स इनको कोगुलेट किया बाय यूजिंग पोटाश एलम, दैट इज़ फिटकरी। और उसके बाद उसकी फ़िल्ट्रेशन की, क्लोरीनेशन हो गई, एंड देन सप्लाइड टू द आवर होम्स। देन वाटर इज़ गेट सप्लाइड टू आवर होम, हमारे घरों में उसकी सप्लाई हो जाएगी। सो दिस इज़ द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। सो आवर चैप्टर इज़ फाइनली फिनिश्ड टुडे। अभी किसी को कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई टॉपिक समझ नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं या फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप है स्कूल का, तो उसमें भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सो नाउ अकॉर्डिंग टू मी दिस चैप्टर हैव बीन फिनिश्ड। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और डेफिनेटली जो भी क्लास में कराया जाता है उसको एक बार जाके बुक से ज़रूर पढ़ें, अदरवाइज़ जो है वो चीज़ें क्लेरिफाई नहीं हो पाएंगी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।